Hello students, good morning. Today we discuss about the topic of management, objectives of management. आज हम प्रबंध के उद्देश्यों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्रबंध के क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, उसके क्या-क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, why we use the management in our business और अदर प्लेसेस, यानी बिजनेस में या अदर स्थानों पर किसी भी क्षेत्र में ले लो, आप मैनेजमेंट का उपयोग क्यों करते हो, उसका कोई न कोई ऑब्जेक्ट, उसका कोई न कोई रीजंस अवश्य ही होता है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले कल हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के फीचर्स के बारे में। आई होप सारे 15 के 15 फीचर्स आपको बताए थे, समझ में आ गए होंगे। तो आज उसी टॉपिक के आगे का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है बच्चों उद्देश्य। हर चीज के पीछे एक टारगेट होता है, रोल होता है, गोल होता है। उस गोल को पूरा करने के लिए वो उस कार्य को अंजाम दिया जाता है। तो देखो बच्चों क्या है, मैनेजमेंट इज ए फंक्शनल फंक्शन एंड एवरी फंक्शन हैज इट्स ओवन ऑब्जेक्ट। ये कह रहे हैं मैनेजमेंट एक प्रकार का कार्य है, एक फंक्शन है, और हर एक फंक्शन का कोई न कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसका कोई न कोई लक्ष्य टारगेट अवश्य ही होता है। अब देखो इन दिस वे मैनेजमेंट ऑल्सो हैज सम ऑब्जेक्टिव्स, यानी मैनेजमेंट के कुछ उद्देश्य होते हैं। सिंस द मैनेजमेंट इज ए ग्रुप ऑफ वाइड फंक्शंस, हालांकि जो मैनेजमेंट होता है कई क्रियाओं का समूह होता है, कई क्रियाओं का सामूहिक रूप होता है, लेकिन फिर भी इसके उद्देश्य भी क्या होते हैं, वाइड होते हैं। इसके उद्देश्य भी बड़े विस्तृत फैले हुए होते हैं, जिन्हें मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1 प्राइमरी ऑब्जेक्ट, नंबर 2 सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, नंबर 3 पर्सनल, और नंबर 4 सोशल। प्राइमरी का मतलब होता है जो सबसे जरूरी होते हैं, प्राथमिक। फिर सेकेंडरी का मतलब हो गया उसके सहायक, उसकी सहायता करने वाले, सब्सिडियरी। पर्सनल का हो गया व्यक्तिगत, और जो चौथा सोशल है उसे हम बोलते हैं सामाजिक, समाज के प्रति क्या उसके उद्देश्य हैं। तो बच्चों देखो प्राइमरी ऑब्जेक्ट का क्या मीनिंग। प्राइमरी ऑब्जेक्ट, the primary objective of the management is to satisfy the aspiration of various stakeholders related to an organization so that the organization can achieve its objectives for which it has been established। ये कह रहे हैं प्रबंध का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है किसी भी उपक्रम से, उपक्रम का मतलब होता है कोई भी, चाहे मान लीजिए आप उद्योग हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा उद्देश्य हो, बड़ा बिजनेस हो, सबको हम वेंचर का नाम देते हैं, उपक्रम का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है प्रबंध का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी उपक्रम से संबंधित, उससे रिलेटेड जो पक्षकार पार्टी होती है, उसके जो स्टेक होल्डर होते हैं, उनकी इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करता है। क्या करता है, उनकी इच्छाओं को संतुष्टि प्रदान करता है। कैसे, एग्जाम्पल ले लो बच्चों, जैसे एक कंपनी है। अब एक कंपनी में लोगों ने बहुत सारे पैसे लगाए हैं। अब ये कंपनी क्या करती है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या करता है, इसका जो उद्देश्य है वो इन लोगों को सेटिस्फाई करने का काम करता है। ठीक है ना, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, किसी बिजनेस से जो पार्टीज रिलेटेड होती, जो स्टेक होल्डर उससे बिलोंग करते हैं, उन सबकी इच्छाओं को सेटिस्फाई करना। सबसे पहला किसी भी बिजनेस का टारगेट क्या होता है, अपने कस्टमर जो होते हैं उसकी मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्रदान करना, उनकी आवश्यकताओं का अधिकतम पूरा करना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करना, उनकी जो वांटेड है उन सबको पूर्ण करना ही एक मैनेजमेंट का प्रमुख। अब मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा टारगेट ये है जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आप सब लोगों को समझ में आए, आप सब लोगों की जो भी डाउट प्रॉब्लम उन सबको सॉल्यूशन करना मेरा टारगेट है। वैसे ही मैनेजमेंट का प्राइमरी रोल क्या होता है, उसके रिलेटेड स्टेक होल्डर की इच्छाओं का ध्यान रखना और उनकी इच्छाओं को पूरा करना। आगे है, so that the organization can achieve its objective for which it has been established। तो इस कारण क्या होता है कि उन उद्देश्यों की प्राप्ति करें जिसके लिए उसे स्थापित किया गया है, यानी मैनेजमेंट जिस टारगेट के लिए उसको बनाया गया है उन उद्देश्यों को पूरा करना ही उसका प्रमुख क्या होता है,
टारगेट रहता है। अब देखो कुछ पॉइंट बताएंगे आपको, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहली जरूरी बात मैं अपने शब्दों में बता देता हूं, कोई भी बिजनेसमैन है जो प्रोडक्ट बना रहा है, उसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट यही होता है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है मिनिमम रखी जाए, न्यूनतम रखी जाए, कम लागत पर लोगों को ज्यादा चीजें अच्छी उपलब्ध करवाई जाए। तो देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है हमारा, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विस एट ऑप्टिमम कॉस्ट, यानी न्यूनतम, बहुत ही कम कॉस्ट पर ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवाना। यानी कहने का मतलब यह है, जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उनका एकदम कम कीमत पर क्या करना, प्रोडक्शन करना, उनको एकदम सस्ती कीमत पर बनाने का काम प्राइमरी ऑब्जेक्ट की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अब देखो बच्चों, सेकंड पॉइंट है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस टू प्रोवाइड फुल सेटिस्फिकेशन टू कस्टमर। अब दूसरा बात देखिए, अब एक बात बताओ बच्चों, अगर कोई जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चर है, उसकी कॉस्ट एकदम कम आती है, तो फिर वो उस प्रोडक्ट को सस्ता ही तो बेचेगा। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को बनाने में 2 रुपए है, तो वो ज्यादा से ज्यादा उसको 5 में बेचेगा। अब किसी प्रोडक्ट को बनाने में आए 20 रुपए, तो उसको तो वो 25 में बेचेगा ना। तो कॉस्ट कम होगी तो ग्राहक को भी वो चीज सस्ती मिलेगी, और जितनी महंगी होगी कॉस्ट, उतनी ही मार्केट में ग्राहकों को महंगी मिलेगी। तो देखो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है कि उन वस्तुओं और सेवाओं का उचित मूल्य पर, रीजनेबल प्राइस पर क्या करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिससे जो उससे रिलेटेड कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर है, उनको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिले। यानी कहने का मतलब यह हिंदी में कि उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को रीजनेबल प्राइस पर डिस्ट्रीब्यूशन करना, जिससे कस्टमर को अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन उनको मिल सके। अब देखिए थर्ड क्या है, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू गिव एप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू ऑल रिसोर्सेज। क्या मतलब होगा इसका, कि एक संगठन में जो भी संसाधन होते हैं, हालांकि मानवीय संसाधन ही होते हैं, उनको उचित पारिश्रमिक देना, उनको उचित सैलरी देना, उसमें काम करने वाले जो भी वर्कर होते हैं, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा करना एक मैनेजमेंट का सबसे पहला प्राइमरी रोल, मतलब उसमें काम करने वाले जो लेबर होती है, उन सब की भी इच्छाएं पूरी और उनकी आवश्यकता भी पूरी होनी चाहिए, भी एक मैनेजमेंट का प्राइमरी रोल होता है। अब चौथा है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू अर्न ए सुटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। एक उपकरण को उचित मात्रा में क्या करना चाहिए, ज्यादा मात्रा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए, एक फेयर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो बच्चों ये हो गए आपके प्राइमरी ऑब्जेक्ट। प्राइमरी ऑब्जेक्ट में 4 पॉइंट थे, एक तो कम कीमत पर, ऑप्टिमम कॉस्ट पर किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, फिर उसको कस्टमर तक पहुंचाना, उसको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन देना, फिर ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही ग्राहकों तक लौटा भेजना जिससे उनको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिल सके। जो भी कर्मचारी, जो भी फर्म में काम करने वाले वर्कर हैं, उन सबको फेयर रेम्यूनरेशन देना, और फेयर मात्रा में, कम मात्रा में या सुटेबल अमाउंट के रूप में प्रॉफिट को अर्न करना। ज्यादा मात्रा में कमाओगे तो आप महंगी बेचोगे, इससे नुकसान कस्टमर का ही होगा। तो बच्चों ये 4 ऑब्जेक्ट हमारे हो गए, ठीक है। अब है हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। देखो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट को पूरा करने में उसकी हेल्प करता है। प्राइमरी ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो उसकी सहायता करते हैं, वही क्या होते हैं, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर हेल्पफुल इन अचीविंग प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने में, उनको पूरा करने में, जो हमारे 4 ऊपर ऑब्जेक्ट थे उनको पूर्ण करने के लिए ये हमारी हेल्प करने का काम करते हैं। कौन, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। अब आगे देखो, अब इनका संबंध किससे होता है, जो संस्था में काम करने वाले इंटरनल जो रिसोर्सेज होते हैं, आंतरिक जो इंटरनल सिस्टम होता है, उससे रिलेटेड होता है। देखिए सपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव आर, सपोर्टिंग का मतलब यही सेकेंडरी है, रिलेटेड टू द इंटरनल वर्क सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनका जो मुख्य रिलेशन होता है वो होता है इंटरनल वर्क सिस्टम से। एक संगठन का, एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक बिजनेस का जो इंटरनल वर्क सिस्टम होता है, उसके अंदर काम करने वाले प्रबंधक है, मैनेजर है, एम्प्लॉयर है,
मैनेजिंग डायरेक्टर है, ये सब लोग क्या करते हैं, आंतरिक या इंटरनल सिस्टम से रिलेटेड होते हैं। तो इन सब का संबंध इंटरनल सिस्टम से होता है, जिसमें क्या होता है, आगे देखिए, सो दैट इफिशियंसी कैन बी अचीव्ड इन वर्क परफॉर्मेंस, जिससे उनके काम करने की जो कुशलता है वो प्राप्त की जा सके। यानी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका संबंध संस्था की इंटरनल वर्क सिस्टम प्रणाली से हो और वो अच्छे से अच्छे ढंग से काम कर सके, ये उसका प्रमुख ऑब्जेक्ट है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का। आगे देखो क्या करें, under this different resources of the organization are to be used in such a way so that the contribution of these resources can be maximized। इसका कहने का मतलब हुआ कि इसके अंतर्गत एक संस्था के जो भी संसाधन होते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं, उनका इस तरह से उपयोग किया जाता है कि वो अपना मैक्सिमम, यानी रिसोर्सेज का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन प्राप्त हमें हो सके। तो इंटरनल सिस्टम क्या करते हैं, देखो, जो भी लेबर होती है, जो भी उसके फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, उनके बीच में इस तरह का रिलेशन स्थापित करते हैं कि उन दोनों रिसोर्सेज से क्या प्राप्त हो जाए, हमें मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन प्राप्त हो जाए। ओके, आगे देखिए, आगे कह रहा है, द रिसोर्सेज आर द ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड इन फिजिकल फॉर्म। ये रिसोर्सेज या तो ह्यूमन रिसोर्सेज से संबंधित होते हैं या धन से संबंधित हो सकते हैं। देखो लिखा है ना इसने, फाइनेंशियल, रुपए पैसे से संबंधित हो सकते हैं, या भौतिक संसाधन हो सकते हैं जिसमें मशीनें, टूल्स, औजार, फर्नीचर वगैरह होते हैं। फाइनेंस का मतलब रुपयों का सही उपयोग, और मनुष्य मतलब ह्यूमन का मतलब मनुष्यों का, कोई भी इनका प्रारूप हो सकते हैं। इन सब का बढ़िया से बढ़िया यूज करना ही सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का प्रमुख टारगेट है। आगे देखो कह रहा है, द इफिशियंसी एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन हाउ वेल द एयर क्वालिटी इज। ये कह रहा है कि ये संसाधन मानवीय भौतिक तो हो ही सकते हैं, इन संसाधनों की जो इफिशियंसी है और इनका जो रोल है किस बात पर डिपेंड करता है, कि उनकी क्वालिटी कैसी है, हाउ टू वी यूज दीज रिसोर्सेज, हम इनका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और इनका आपस में कैसा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। यही प्राइमरी ऑब्जेक्ट के बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं इनका आपस में कैसा रिलेशन है, इनकी कोऑर्डिनेशन कैसी है, इनकी इफिशियंसी कैसी है, ये काम करने में किस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट बताए मैं। जनरेटिंग क्वालिटी इन वेरियस रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन सब में क्वालिटी मेंटेन करना, उन सब में गुणवत्ता बढ़ाना, उनकी क्वालिटी को बढ़ाना, ये सेकेंडरी ऑब्जेक्ट का प्रमुख टारगेट होता है। अब यूज देम एट रीजनेबल टाइम एंड प्लेस, इनका सही समय पर और सही स्थान पर उपयोग होना, जिस जगह पे मशीन का उपयोग करना वहीं उपयोग करना, और जब करना हो उस समय करना, अनावश्यक इररिलेवेंट यूज नहीं होना चाहिए। आगे कह रहा है, टू ब्रिंग टूगेदर दीज रिसोर्सेज इन सच ए वे so that all resources work in complementary form and result into effective functioning of the organization। अब आगे कह रहा है कि ये जो रिसोर्सेज होते हैं इनका एक दूसरे के बीच में ऐसा कोऑर्डिनेशन तैयार करना कि ये एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करे, यानी एक दूसरे का विरोध नहीं करे, और इनकी जो इफिशियंसी होती है वो इफेक्टिव हो, अच्छे से अच्छे ढंग की हो, इनके काम करने की जो प्रभावशीलता है, काम करने का जो तरीका है वो श्रेष्ठतम उच्चतर स्तर का हो, हाई लेवल का हो। यानी कहने का मतलब यही है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना और कई रिसोर्सेज को की क्वालिटी मेंटेन करना, उनका उपयोग करने का स्थान और समय तय करना, ये सब काम आते हैं अपने सेकेंडरी ऑब्जेक्ट में। अब हमारा पॉइंट है बच्चों, पर्सनल ऑब्जेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज, उनको मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन देना। उनको क्या देना, मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन देना, क्या है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव है। हर एक मैनेजमेंट, हर प्रबंध ये चाहता है कि उसके मानवीय संसाधन जो होते हैं उसके प्रति संतुष्ट हो, वो अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करे। तो देखो, पर्सनल ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज द सेटिस्फिकेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मैंने क्या कहा था
पर्सनल ऑब्जेक्टिव का संबंध किससे होता है? एक संगठन में काम करने वाले जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उनको अधिकतम संतुष्ट करना। आगे कह रहे हैं एज मेंशन्ड अबो, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि डिफरेंट रिसोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू ह्यूमन एंड अदर एलिमेंट इन ए ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहा है कि किसी भी संस्था में इन सारे रिसोर्सेज को मानवीय और अन्य, मानवीय मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज और अन्य रिसोर्सेज में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। और ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? अदर इन रिसोर्सेज क्या होता है? डिफरेंट होते हैं थोड़े। क्या होते हैं? अगले का देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज दूसरे रिसोर्सेज से क्या होते हैं? अलग होते हैं। इसलिए नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर रन बाय देम, क्योंकि जो नॉन रिसोर्सेज होते हैं ना, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, वो ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा ही काम में लिए जाते हैं। मशीनें हैं, टूल है, पैसे हैं, वो काम कौन ले रहा है? ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू ही उनका उपयोग। और अगर आपने ह्यूमन रिसोर्स को संतुष्ट नहीं किया तो फिर वो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज का यूजेज जो है, उपयोग है, जो सही ढंग से नहीं करेंगे, उनका गलत दुरुपयोग करेंगे, मिस यूज करेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन दो, ताकि वो आपके जो फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनका भी उपयोग करें अच्छे से, अच्छे ढंग से, और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। In any organization, human resources can be divided into three part. एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज को तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, इंटरप्रेनर्स यानी उद्यमी, जो उद्योग धंधा चलाता है। नंबर दो, मैनेजर या वो प्रबंधक होता है, या होता है कर्मचारी। ये सारे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? पर्सनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होते हैं। इन सबको सेटिस्फिकेशन करना मैनेजमेंट का प्रमुख काम होता है। अब देखो इन सभी, आगे करें, डिफरेंट फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एस्पायरेशन। क्या है पीछे क्या लिखा था? ऑल सेक्शन है वो डिफरेंट फंक्शन, यानी इन सब के अपने अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हैं, अपने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी अलग अलग एस्पायरेशन होते हैं। एस्पायरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? क्या होता है? इच्छाएं। क्या होती हैं? आकांक्षाएं, अलग अलग इच्छाएं होती है। द एम ऑफ द मैनेजमेंट इज टू अकम्प्लिशमेंट द एस्पायरेशन। और प्रबंध का क्या होता है उद्देश्य? इन सब की इच्छाओं की पूर्ति करना। मैनेजमेंट का प्रमुख रोल क्या होता है? इन सब लोगों की जो एस्पायरेशन है, जो इच्छाएं हैं, जो इनकी आकांक्षाएं हैं, जो इनकी वांटेड है, उन सबको पूरा करना मैनेजमेंट का प्रमुख रोल है। आगे देखो कह रहे हैं, आगे एंड फॉर दैट एन इन्वायरमेंट एंड वर्क सिस्टम नीडेड टू बी डेवलपमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन so that all individual get satisfaction and can work with their full potential। तो अब कहने का मतलब यह है, प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है? इन सब का, इन सब की जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करना। जिसके लिए क्या आवश्यक होता है? कि एक ऐसा एटमोस्फियर क्रिएट करना, एक ऐसी जो वर्क सिस्टम अप्रोच को है डेवलपमेंट करना, जिससे सारे व्यक्ति संतुष्ट हो जाएं और वो अपनी इच्छा से, अपनी पूर्ण निष्ठा से, अपनी फुल कैपेसिटी से फर्म के लिए काम करें। तो फर्म बिल्कुल इनके उद्देश्यों को भी पूरा करेगी। तभी होगा पूरा, जब ये भी पूरा होगा, जब उनकी इच्छाओं को क्या किया जा सके? पूरा किया जा सके। जब मान लीजिए मैं आपकी स्कूल में काम कर रहा हूं, जब मैं अपनी सैलरी से सेटिस्फाई होऊंगा तब मैं अच्छा काम करूंगा ना। अब मेरे को जो सैलरी दी जा रही, मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हूं, तो मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चों एक सार की बात बता देता हूं अपनी लैंग्वेज में, कि एक फर्म में, एक उद्योग में जो भी वर्कर काम करते हैं ना, उन वर्कर की अगर आपने इच्छाएं पूरी कर दी, उन सबको अगर खुश रखा, तो वो अपने आप ही आपके फर्म को आगे पहुंचा देंगे। क्योंकि जब वो अच्छा काम करेंगे तो आपकी मशीनों का, आपके जो इक्विपमेंट है, जो भी फिजिकल रिसोर्स है, उन सब का बढ़िया यूज होगा, तो नुकसान तो वैसे भी नहीं होगा। जब उनका सही समय पर सही उपयोग होगा, वो मशीनें जब चल रही है तो उनके उत्पादन, नहीं तो मशीन ऐसे ही चलेगी, उत्पादन होगा ही नहीं। तो मैनेजमेंट का प्रमुख जो पर्सनल ऑब्जेक्ट है वो एक ही चीज से संबंधित है, कि जो उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, उनकी जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन है, उन सबको पूरा करना, उनको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करना, उनको खुश रखना, उनकी आवश्यकताओं का, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, ये सब होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। अब बच्चों देखो आखिरी पॉइंट है आपका सोशल। सोशल का मतलब होता है समाज से रिलेटेड। जो ऑब्जेक्ट समाज से रिलेटेड है मैनेजमेंट में,
उसे हम बोलते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव। अब आपको पता है जो भी फिजिकल रिसोर्सेज है, जो भी एम्प्लॉय है, हमें समाज से ही तो मिलते हैं, है ना। यानी जो भी चीजें हमें मिल रही, इस नेचर से मिल रही, इस प्रकृति से मिल रही, इस प्रकृति में मनुष्य हैं, उसी में वो रिसोर्सेज हैं। तो इस समाज से, इस सोसाइटी से जो रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं, जिनमें हम क्या करें, जिनका हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट में, सर्विसेज बनाने में इनको कन्वर्ट कर रहे हैं, और हम ये जो सारी चीजें वापस समाज को ही दे रहे हैं। तो हर एक चरण में क्या होता है कि समाज का एक उद्देश्य है, समाज के लोगों को ऐसी वस्तुएं उपलब्ध करवाना जो उनकी आवश्यकता को पूरा करे, उनका अच्छे से अच्छा उपयोग करें, उनकी जो इच्छाएं हैं उनको पूरी तरह से पूर्ण करें, उनसे जो भी लागत वसूल करनी है वो न्यूनतम हो, उनके हितों का ध्यान रखना जरूरी होता है, उनके आचरणों का ध्यान रखना जरूरी होता है। इस तरह से प्रॉपर मैनर, प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स, माल का प्रस्तुतिकरण करना, ये सारे काम सोशल ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किए जाते। अब देखो लैंग्वेज में बता देता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम सोसाइटी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, वो सारे रिसोर्सेज सोसाइटी से प्राप्त करता है, एंड कन्वर्ट सम ऑफ देम इनटू प्रोडक्ट, और उनमें से कुछ को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है या सर्विसेज में कन्वर्ट कर देता है, और अगेन गिव बैक टू सोसाइटी, और फिर वापस वो सोसाइटी को ही लौटा देता है। एवरी स्टेप ऑफ दीज प्रोसेस इन्वॉल्व सोशल ऑब्जेक्टिव। इन सब स्टेप में, हर एक चरण में सोशल ऑब्जेक्ट इंक्लूड होता है। दीज ऑब्जेक्टिव इंक्लूड द डेवलपमेंट एंड करेक्ट यूज ऑफ वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्टिव में क्या शामिल होता है कि इस सोसाइटी में जो भी वेरियस रिसोर्सेज होते हैं उन सबका सही और अधिकतम सदुपयोग और उनका विकास करना होता है। आगे कह रहा है फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स ऑफ ईच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के प्रत्येक भाग के लोगों की इच्छाओं का, आवश्यकताओं को पूरा करना। एंगेजमेंट इन प्रॉपर मैनर, सही तरीके में समुचित आचरण ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन ऑफ गुड्स एग्जाम्पल, और अच्छे उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करके आदि। यानी ये सब चीजें सोशल ऑब्जेक्टिव में शामिल की जाती हैं। अब देखो बच्चों, ये हमारे 3 ऑब्जेक्टिव आज हो गए, 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। नंबर 2 था अपने सेकेंडरी, फिर नंबर 3 पर्सनल, और नंबर 4 था आपका सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, हैव ए नाइस डे बच्चों।